दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे कोप 27 पे और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हानि और क्षतिपूर्ति क्या है, नुकसान एवं क्षति क्या है, हम उसको भी परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कहीं चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का कम से कम 75 पीडीएफ और वीडियो पढ़कर जा सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इसको बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ के जाया जाए। कोई ज़रूरत नहीं है बैच ज्वाइन करने का। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर होगा। अदरवाइज जो पढ़ रहे हैं उसी पर विश्वास करके जाया जाए। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, नुकसान और क्षति जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हाल में पिछले कुछ वर्षों, कुछ महीनों, कुछ दिनों में आप देखे हैं कि कोप 27 का शिखर सम्मेलन जो है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। इसमें जो है सबसे लंबित मुद्दे जो है नुकसान और क्षतिपूर्ति पर जो है सदस्य देश जो है सहमति बनाए हैं क्षतिपूर्ति कोष पे। तो चर्चा में क्षति और नुकसान जो है चर्चा में रहा है, तो इसको देख लेंगे कि नुकसान और क्षतिपूर्ति क्या है, यह देखना जरूरी है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आपको देखना है कि क्षति से क्या आशय है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्षति का आशय रिहायशी इलाकों नुकसान से आशा है रिहायशी इलाकों, कृषि और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से है। जब भी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में नुकसान शब्द आता है तो उसका आशा ही होता है रिहायशी इलाकों, कृषि और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से है। दूसरा होता है क्षति। तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्षति का आशा है इंसानों की मौत, जैव विविधता की हानि, पेड़ पौधे जीव जंतु की हानि और सांस्कृतिक विरासतों की हानि से है। तो आखिर जलवायु परिवर्तन के कारण इंसानों की मौत हो रही है, कृषि, वाणिज्य, रिहायशी इलाके, जैव विविधता कैसे नुकसान हो रहा है, इसको देखने का हम देखेंगे। तो जिस सब का कारण है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदा का प्रकोप का विस्तार हो रहा है। क्योंकि तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि के ही कारण कहीं अधिक गर्मी तो कहीं कम शीतलहर, जो अनिश्चितता पैदा होता है, जलवायु संबंधी अनिश्चितता पैदा होता है। अधिक गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघलता है, अधिक गर्मी के कारण वनों में आग लगता है। अब ग्लेशियर अधिक गर्मी के कारण कहीं अधिक वर्षा तो कहीं कम वर्षा, अधिक गर्मी के कारण कहीं सूखा पड़ जाता है, तूफान जन्म लेता है, शीतलहर पैदा होता है, बाढ़ सूखा की स्थिति पैदा होती है, चक्रवात की स्थिति पैदा होती है, मौसम की प्रतिकूलता बढ़ती है। ये सब मिलकर कृषि, उद्योग, मानव जीवन सबको नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए, चरम गर्मी पैदा होता है, तूफान आता है, आग लगी की घटनाएं होती है, ग्लेशियर पिघलता है, बाढ़ आता है, सूखा की घटना होती है जलवायु परिवर्तन के कारण। आइए सब जो है कैसे समस्या पैदा कर रहा है, अब हम रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। जब जलवायु परिवर्तन अधिक होगा, तापमान में वृद्धि होगा, अधिक गर्मी पैदा होगी, अधिक गर्मी पैदा होगा तो आप सूखा का जन्म लेगा। सूखा होगा तो कृषि क्षेत्र में जो है सीधे नुकसान पहुंचाएगा। अधिक गर्मी पड़ेगा तो ऑफिस में आप काम नहीं कर पाएंगे। अधिक गर्मी के कारण हमेशा पंखा झेलेंगे, खर्च बढ़ जाएगा। पंखा लगाएंगे, फिर लगाएंगे, एसी लगाएंगे, खर्च बढ़ेगा, ऑफिस खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा आप अधिक गर्मी के कारण जो है कार्यालय में सही से काम नहीं कर पाएंगे। अगर निर्माण कार्यों में काम कर रहे हैं तो काम की दक्षता कम हो जाती है। अधिक गर्मी में आप ही को कह दिया जाए पढ़ने के लिए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अधिक गर्मी के कारण नहीं पढ़ पाएंगे, काम में मन नहीं लगेगा, उब जाएंगे, हमेशा पसीना पोंछेंगे, यह स्थिति है। दुकान में कोई काम कर रहा है तो सही से काम नहीं पड़ेगा। तो सबसे जो है एफिशिएंसी कम होती है, जिसका आर्थिक नुकसान होता है। अब तूफान आएगा तो तटीय क्षेत्रों में आसपास के लोगों की जो मृत्यु होगी
रोजगार पर असर पड़ेगा। अब बिहार में ही एक रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि आंधी तूफान के कारण 2020 में 459 लोगों की मौत हो गई है। 459 लोगों की 2020 में। अब देखिए आग लगी घटना होगी। अब बिहार में आग लगी घटनाएं आप देखेंगे तो आप हैरानी जताएंगे। काफ़ी जो है आग लगी घटनाएं हुई है। अब 2021 में बिहार में 633 आग लगी की घटनाएं हुई है। 633 आग लगी की घटनाएं। अब 633 आग लगी घटनाएं होने से आग लगता है तो क्या होता है, पेड़ पौधे जलेंगे, जीव जंतु जलेंगे, मानव जो है जलेंगे, मनुष्यों की नुकसान होना पड़ता है। अब भूमि बंजर हो जाता है, भूमि बंजर हो जाता है, सूखा की स्थिति आ जाती है। तो ये इससे जो है नुकसान पहुंचता है, पेयजल संकट पैदा होता है। उसके बाद ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आएगा तो तमाम तरीके की समस्या पैदा करेगी, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, विस्थापन हो, पुनर्निर्माण हो, बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो जाता है। बाढ़, सूखा में सीधे कृषि, पशु सब प्रभावित होता है, लोगों की आय पर असर पड़ता है। बाढ़ का कृषि क्षेत्र नुकसान होगा, लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा, कृषि क्षेत्र ध्वस्त हो जाएगा। अब बिहार सरकार का ही रिपोर्ट के कारण 2021 में बाढ़ के कारण जो है 727.88 करोड़ को नुकसान हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति को 3281.87 करोड़ का नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण जो है 2020-21 में 100.23 लाख लोग जो है प्रभावित हुए हैं। तो ये सब स्थिति है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। एक रिपोर्ट है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2021 में चरम गर्मी के कारण भारत को सेवा क्षेत्र, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्र में अपने कुल जीडीपी का 5.4 करोड़ 5.4% का जो है जीडीपी में नुकसान उठाना पड़ा है। अपने जीडीपी का 5.4% जो है नुकसान उठाना पड़ा है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट है लॉस एंड डैमेज कोलैबोरेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व की जलवायु जोखिमपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में 55 अर्थव्यवस्थाओं में 2000 से लेके 2020 तक $1 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। $1 ट्रिलियन का। और इसी रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को 2030 तक 290 से 580 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अगर आप पढ़ेंगे 21-22 है, 21-22 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 अगर आप पढ़ेंगे तो 2020-21 में 633 आग लगी घटनाएं हुई है। इसका आर्थिक नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण 2020-21 में 727.88 करोड़ के फसल उत्पादकता प्रभावित को नुकसान हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति को 3281.87 करोड़ के सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। 100.23 लाख लोग जो है बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ है। आंधी तूफान के कारण 459 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो है शीतलहर के कारण जो है बिहार में 15.61 लाख लोग जो है प्रभावित हुए हैं। तो यह रिपोर्ट है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जनित नुकसान और क्षति से कैसे जो है आर्थिक नुकसान जो है और क्षति हो रही है। यह स्थिति है। अब हम लोग इसको देख लिए हैं। अब इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया गया है तो आप देख लीजिए जलवायु परिवर्तन का पीडीएफ, उसमें सब चीज लिखा हुआ है। अब हम लोग COP27 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ COP27 का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित की जाने वाली जलवायु वार्ता तंत्र है, जिसका जो रियो सम्मेलन में जो है UNFCCC की स्थापना की गई थी। इसके बाद से जो है 1994 से जो है यह प्रतिवर्ष यह शिखर सम्मेलन आयोजित की जा रही है।
1994 से। इस शिखर सम्मेलन में विश्व के प्रमुख देश जो है जलवायु विरोधी उपायों पर चर्चा करते हैं और एक सहमति जो है जलवायु विरोधी कार्रवाई के लिए जो है सहमति बनाया जाता है इस शिखर सम्मेलन में। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है जलवायु आपदा की ओर विभिन्न देशों, लोगों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को ध्यान दिलाना और जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में जो है प्रयासों को आगे बढ़ाना। इसका उद्देश्य यही है। COP27 इसी का नाम है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और 27वां कोप का आयोजन जो है मिस्र के शर्म एल शेख में जो है आयोजित किया गया था 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है विश्व के 120 से अधिक देशों के नेताओं ने उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो है किए थे। इस शिखर सम्मेलन में जो है तमाम जद्दोजहद के बाद जो है कुछ जो है मुद्दों पर सहमति जताया गया है। पहला है नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष। जैसा कि आप जानते होंगे COP27 में विकासशील देशों के जलवायु से होने वाले जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष बनाने पर सदस्य देश जो है सहमति जताया है। यानी इसमें सहमति बनाया है कि जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए एक जो है कोष जो है बनाया जाएगा और इस कोष के माध्यम से विकासशील देशों को जलवायु से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके पीछे तर्क है कि जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी जो है विकसित देशों की है, क्योंकि विकसित देश ने 1850 से लेके अब तक जो है जीवाश्म ईंधनों का सबसे अधिक जो है दोहन किया है। पहले ही हम आपको कहे हैं कि G20 देश जो है कुल जीवाश्म ईंधनों से 84% उत्सर्जन जो है G20 के देश करते हैं और G20 देश में 2/3 देश जो है विकसित है। और वे लोग शुरू में ही विकास कर चुके थे, कोयला या खनिज तेल का जो है अधिक से अधिक जो है दहन किए थे। आज जो जलवायु परिवर्तन घटनाएं हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है विकसित देशों की है, क्योंकि वे ही औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है अधिक कोयला का खपत किए थे, जीवाश्म ईंधनों का खपत किए थे, जिसके कारण वे उन्नत हो गए हैं। और आज उसकी जो दुष्परिणाम हो रहा है उसको विकासशील देशों को झेलना पड़ रहा है। आप देखिए भारत के जीडीपी में जो है अधिक गर्मी के कारण जो है 5.4% की कमी हो गई है। 3200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जो है बिहार को नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण। तो इसका नुकसान जो है गरीब और कमजोर देशों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए विकासशील देशों और गरीब कमजोर देशों का मांग है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो प्राकृतिक आपदा है, उससे होने वाले जो नुकसान है, उसकी भरपाई के लिए विकासशील देशों को सहायता करनी चाहिए, गरीब और कमजोर देशों को सहायता करनी चाहिए। और इसी सहायता के लिए नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष की व्यवस्था की गई है। और इस क्षतिपूर्ति कोष के माध्यम से विकासशील देशों को जो है जलवायु जनित आपदाओं से, जलवायु जनित नुकसान और क्षति से निपटने के लिए संसाधन जो है दी जाएगी। दूसरा है तकनीकी पंचवर्षीय योजना। जैसा कि आप जानते होंगे तकनीकी जो है पंचवर्षीय योजना, इसमें इस तकनीकी पंचवर्षीय योजना तकनीकी क्षमता को मजबूत करने के लिए COP27 ने विकासशील देशों को जलवायु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है। और यह जो है घोषणा किया है और इसके माध्यम से विकासशील देशों को जलवायु जनित जो है नुकसान और क्षतिपूर्ति है उससे निपटने के लिए जो है टेक्नोलॉजी जो है दिया जाएगा। अब टेक्नोलॉजी किस तरह का होगा? सौर ऊर्जा में, पवन हरित ऊर्जा पर टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, बाढ़ रोधी फसल, सूखा रोधी फसल, बाढ़ रोधी तंत्र, सूखा रोधी तंत्र,
आपदा रोधी तंत्र, इस सब के क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी दिए जाएंगे। उसके बाद COP27 में सदस्य देश जो है तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि किए हैं। उसके बाद अनुकूलन एजेंडा, अब जैसा कि जानते होंगे सदस्य देश जो है इस शिखर सम्मेलन में अनुकूलन एजेंडा पर जो है सहमति जताए हैं और इसके लिए जो है 2030 तक जलवायु संवेदनशीलता से लोगों की रक्षा करने के लिए 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिज्ञा जो है किया है। 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिज्ञा जो है किया है। नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष को स्थापित करने के लिए सदस्य देश द्वारा एक संक्रमणकालीन समिति स्थापित करने पर भी सहमति जताया है और यह इस समिति का बैठक जो है मार्च 2023 से पहले होने की संभावना है। साथ ही साथ नुकसान और क्षतिपूर्ति के लिए जो है एक संस्थागत व्यवस्था बनाए जाने के लिए जो है भी सहमति जताया गया है और कहा गया है कि सेंटियागो नेटवर्क को सेंटियागो नेटवर्क को संचालन के लिए जो है एक संस्थागत व्यवस्था जो है बनाया जाएगा। यह स्थिति है। इसके बाद जलवायुविद जैसा कि जानते होंगे कि विकसित देशों की प्रतिबद्धता थी कि वह 2020 तक विकासशील देशों को जलवायु रोधी उपायों से निपटने के लिए $100 बिलियन प्रति वर्ष देंगे। ये विकसित देश अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया है, इसलिए जो है इस समझौते में, इस सम्मेलन में जो है विकसित देशों से यह आग्रह किया गया है कि वो अपनी $100 बिलियन जो देने की प्रतिबद्धता थी वो पूरा करें। उसके बाद इस शिखर सम्मेलन में जो है समन कार्यक्रम शुरुआत करने की भी जो है सहमति जताया है। समन कार्यक्रम जैसा कि जानते होंगे कि इसका उद्देश्य है समन महत्वाकांक्षा कार्यान्वयन को बहाल करना। यह समन कार्यक्रम जो है COP27 के तुरंत बाद जो है शुरू होगा और 26 तक जारी रहेगा। यह स्थिति है। और साथ ही साथ सदस्य देश जो है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, जैसा कि जानते होंगे, पर कार्रवाई के लिए भी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर जलवायु रोधी कार्रवाई के लिए 4 वर्षीय एजेंडा पर भी सहमति जताया है। तो ये शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण पॉइंट है। PDF पे लिखा होगा, एक लाइन में सब लिख दिए हैं, ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट लिखकर हल्का व्याख्या कर दीजिए बस। अब इस शिखर सम्मेलन भारत के लिए जो है क्या भूमिका रही है, तो इस शिखर सम्मेलन में भारतीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भारतीय मंडल का उद्घाटन किया है। और इस भारतीय मंडप जो है का अगर आप देखेंगे तो इसका थीम था लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उसके बाद जो है इस शिखर सम्मेलन में जो है भारत जो है मांग किया थे कि जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाए। भारत का यह भी मांग था कि गरीब और कमजोर देशों को योजनाबद्ध मदद दिया जाए ताकि वो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपट सके। और इस शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष स्थापित करने के लिए जो सहमति व्यक्त किया है उस पर भारत संतोष प्रकट किया, क्योंकि भारत का मांग भी यह था। COP27 उसके बाद जो है अब इस शिखर सम्मेलन में आखिर जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन है उसमें विकसित देशों और विकासशील देशों को मौलिक मुद्दों पर जो है कुछ मतभेद हैं। क्या चुनौती है वह देखना है। समन कार्य से जुड़े हुए मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों में जो है दोनों अलग अलग मत रख रहा है, विषमताएं हैं, दोनों के दृष्टिकोण में विषमताएं हैं। विकासशील कमजोर और गरीब देश जो है विकसित देशों से जलवायु रोधी टेक्नोलॉजी जो है की मांग कर रहा है। अब विकसित देश इसमें टाल मटोल की रवैया अपना रहा है। जलवायुविद जैसा कि विकसित देशों की प्रतिबद्धता थी कि 2020 तक वो $100 बिलियन जो है की राशि जुटाएंगे, लेकिन आज तक जो है अभी तक विकसित देश अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया है। अनुकूलन के लिए जो है अनुकूलन को लेकर ही विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है कई मुद्दों पर जो है असहमति है। इक्विटी जो है, यहाँ इक्विटी का अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन में जो है इक्विटी का अर्थ आप समझ लीजिए। इक्विटी का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रत्येक देशों का योगदान जो उसकी जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए। विकसित देश इसको भुलाना चाहता है।
एक है CBDRC, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। इसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सबको है, लेकिन विकसित देशों को अधिक है। इसके पीछे रीजन है कि विकसित देश ही उत्सर्जन के लिए अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि पहले वही औद्योगिकरण किया है, विकासशील देश तो अब औद्योगिकरण कर रहा है, इसलिए और जलवायु परिवर्तन की समस्या अब पैदा हुई है, इसलिए विकसित देश ही जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो इक्विटी और CBDRC दोनों को विकसित देश भुलाना चाहते हैं, इसको लेकर विवाद है। और जीवाश्म ईंधन, विकसित देश का कहना है कि कोयले के चरणबद्ध उपयोग को खत्म किया जाना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से खत्म करना चाहिए। लेकिन विकासशील देशों का मानना है कि नहीं, कोयला ही नहीं, सभी जीवाश्म ईंधन, भारत का भी मांग है। तो इन सब मुद्दों पर एक आम सहमति नहीं बन पा रही है, मतभेद है। तो आप इस PDF को देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि सब चीज समझ में आ जाएगा।